Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on the MCQ type of questions and answers. We have been seeing various series on various subjects of commerce. Till now, we have discussed on cost accounting, corporate accounting, management accounting, financial accounting, auditing, banking, international marketing, business regulatory framework, taxation, GST and various other subjects also. फ्रेंड्स, अगर आप उन सारी सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये सारी सीरीज़ कॉमर्स में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए करने वाले सभी स्टूडेंट्स को इन सारी सीरीज़ का बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ PBM यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट को ही बिजनेस मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो ये वाली जो कोई सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को आप आपके कॉमर्स के बीकॉम में या एमकॉम में पढ़ते हैं तो उनके लिए ये सारी क्वेश्चंस, ये सारी सीरीज बेनिफिशियल रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट सीरीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, दैट इज PBM. सो अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट रिटन बाय पीटर ड्रकर, टेरी, लुइस एलन, हेनरी फियोल। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये किसने लिखा हुआ था? तो ये लिखा था पीटर ड्रकर ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। पीटर ड्रकर, टेरी, लुइस एलन, हेनरी फियोल। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी लुइस एलन ने। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the first man who advocated the view that the management should and can be taught is Harold Kuntz, Terry, Louis Allen, Henry Fayol. अब वो कौन सा पहला इंसान था जिसने एडवोकेट किया था कि मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट सिखाई जाती है, इस व्यू पर उन्हें फोकस किया था? तो ये वाली डेफिनेशन दी थी हेनरी फियोल ने। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्कमैन अथॉरिटी इज मैनेजमेंट इज मेरी पार्केट, लिलियन गिलबर्ट, व्हाइटहेड, एल्टन मायो। अब जो फर्स्ट वर्कमैन अथॉरिटी होती है वो मैनेजमेंट होती है, ये किसका कहना था? तो ये कहना था लिलियन गिलबर्ट का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंपाउंड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय पीटर ड्रकर, हेनरी फे, लुइस एलन, टेरी। तो ये वाली जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन दी गई थी हेनरी फियोल ने। तो हेनरी फियोल ने ही हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो उनका मतलब था कि मैनेज करने का मतलब होता है फोरकास्टिंग करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंपाउंडिंग यानी कि कोऑर्डिनेट कर देना, एक जगह लाना, कंट्रोलिंग करना। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन दी है हमें हेनरी फियोल ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लूथर गुलिक क्लासिफाइज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज POSDCORA, पोस्टडोकोरा, पोस्ट कार्ड, पोस्टकोर एंड पोस्टडोर BC। अब जैसे कि हमें पता है कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक छोटा सा फॉर्म बनाया गया था जिसके एक एक वर्ड में एक एक फंक्शन हमको देखने मिलता है। तो वो जो कंसेप्ट थी वो थी पोर्टस्कॉप। तो ये जो पोर्टस्कॉप थी वो दी थी लूथर गुलिक ने। तो ऑप्शन सी जो है पोस्टकॉप, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, C स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड्स फॉर बजटिंग। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ एन इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड डैश। अब मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम जो चीज़ें हैं वो करके लेते हैं दूसरों से और इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज करते हैं वो चीज़ करने के लिए सबको। तो ये वाली जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने दी थी? हैरोल्ड कुंट्स, टेरी, लुइस एलन, हेनरी फियोल। तो ये वाली डेफिनेशन दी थी हैरोल्ड कुंट्स ने। हैरोल्ड कुंट्स का मानना था कि एक आर्ट है जिसमें हम सबकी तरफ से एक काम करा कर ले सकते हैं और उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
The era of scientific management is 1880 to 1930, 1880 to 1931, 1880 to 1932, 1880 to 1933. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का एरा कहाँ से कहाँ तक था? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एरा था 1880 टू 1930 तक. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप. हेरल्ड कुंस, डोनाल्ड क्लब, लुइस एलन, टेरी. अब मैनेजमेंट एक आर्ट है और उसी के साथ साथ एक साइंस भी है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग भी करते हैं और लीडरशिप को भी प्रमोट करते हैं. ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन दी थी डोनाल्ड क्लब ने. तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट पॉपुलर मैनेजमेंट थिंक ऑफ मॉडर्न टाइम्स इज मेरी पाकेट, लिलियन गिलबर्ट, एल्टन मायो, पीटर ड्रकर. अब जो मैनेजमेंट थिंकर जो है मॉडर्न टाइम्स का, वो मोस्ट पॉपुलर मैनेजमेंट थिंकर कौन है? तो वो है मेरी पाकेट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि हेनरी फ्योल जो है उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं, और वो 14 प्रिंसिपल्स देने वाले पहले थे, तो उन्हें फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है. तो ऑप्शन सी हेनरी फ्योल इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. पायोनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इज मेरी पाकेट, लिलियन गिलबर्ट, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो. अब ह्यूमन रिलेशंस का पायोनियर कौन है? इनमें से जो एल्टन मायो है वो है पायोनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम, डिफरेंट, पार्टली सेम एंड पार्टली डिफरेंट, सेम एंड डिफरेंट. Management and administration are partly same and partly different. Option C is the correct answer. Next question. Spirit de corps means union is strength, service is our motto, buyer be aware and product is our strength. अब spirit de corps का मतलब होता है union is strength. Option A is the correct answer. Henry Fayol laid down 12 principles, 14 techniques, 14 principles, 15 प्रिंसिपल्स. सेम क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. एफ.डब्ल्यू. टेलर इज एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फ्यूचर मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम किस लिए लिया जाता है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर. सो ऑप्शन ए जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसी के साथ ये एसोसिएटेड है एफ.डब्ल्यू. टेलर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश फंक्शन इज रिगार्डेड एज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग. अब इनमें से कौन सा फंक्शन है जिससे मैनेजमेंट का एक इसेंस कहा जाता है? तो वो होता है कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन में जब तक सारे एम्प्लॉयज एक जगह नहीं आ जाते, जब तक एक टीम में बनकर काम नहीं करते, जब तक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तब तक मैनेजमेंट का फंक्शन करेक्टली पूरा नहीं होता. सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट. हेनरी फ्योल वॉज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, राइटर, मैनेजर, एक्टर. हेनरी फ्योल फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेरी पाकेट, लिलियन गिलबर्ट, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो. सेम क्वेश्चन हमें घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है दोस्तों. यही क्वेश्चन हमने इसके पहले 3 बार 4 बार देख लिया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों को कंट्रीब्यूट किया था हेनरी फ्योल ने. हेनरी फ्योल फादर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के. हेनरी फ्योल ही है जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए थे. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next. Control system of an organization has no influence over the internal environment, external environment, customers, government. अब जो ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल सिस्टम होता है उसका इन्फ्लुएंस किसके ऊपर नहीं होता है? तो वो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चेन ऑफ कमांड फॉर्म्स द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन. अब जो चेन ऑफ कमांड होती है उसमें जो हायर अथॉरिटी होती है वहाँ से लेकर वो लोएस्ट लेवल तक आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम टर्म करते हैं स्केलर चेन के नाम से. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय हेरोल्ड कुंट्ज, टीरी, लुइस एलन, हेनरी फ्योल.
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है वो लिखी गई थी हेनरी फ्योल की तरफ से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड द मशीन टू इलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट इज फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वर्क स्टडी। अब जो वेस्टफुल मूवमेंट होते हैं उन्हें इलिमिनेट करने के लिए जो एक मूवमेंट आई थी जहाँ पर वर्कर्स और मशीन दोनों के ऊपर काम किया गया था, उसे क्या कहते हैं? तो उस स्टडी को हम मोशन स्टडी से के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल कंसंट्रेटेड ऑन टॉप मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, वर्कर्स। हेनरी फ्योल कॉन्सेंट्रेट करते थे टॉप मैनेजमेंट पर और वहीं पर उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिजेंट प्लान्स टू मीट एनवायरमेंट प्रेशर्स इज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, रूल्स। एनवायरमेंटल प्रेशर्स को मीट करने के लिए जो कोई भी कॉन्टिजेंट प्लान बनाए जाते हैं उन्हें हम स्ट्रेटेजीज कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, every subordinate should receive orders from and be accountable to only one superior is unity of direction, unity of command, centralization, scalar chain। अब जो हर एक सबॉर्डिनेट है उसको जो ऑर्डर मिलती है और वो जो अकाउंटेबल होता है उसका सिर्फ एक ही सुपीरियर हो, यानी कि वन सबॉर्डिनेट वन बॉस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होती है यूनिटी ऑफ कमांड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a statement of expected results expressed in numerical terms for a definite period of time in the future is known as objective, strategies, procedures, budgets। अब जो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं और हमारा जो एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होता है फ्यूचर में, उसके लिए वो स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बजट कहते हैं, क्योंकि बजट में हम फ्यूचर में होने वाली एक्सपेक्टेड आउटकम्स के बारे में इस्टिमेट करते हैं, तो वो बजट होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सीक्स टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन। अब जो प्रिंसिपल है जिसमें हम इंश्योर करते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन को, वो होती है सेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, dash dash is the harmonizing or synchronizing of individual efforts with the purpose of achieving group goals। coordination, control, decision making, delegation। अब वो क्या है जिसमें हम हार्मोनाइज या फिर सिंक्रोनाइज करते हैं हमारी इंडिविजुअल एफर्ट्स का हमारी ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, और वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने के पर्पज के लिए, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन में हम सारे इंडिविजुअल्स एक जगह आ जाते हैं और एक जगह आकर हम सबके स्किल्स और हम सबके जो इफ़िशेंसीज हैं उनको पुट कर देते हैं और पुट कर देते हैं टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करने के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश डैश इज एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एंड अचीव सर्टेन रिजल्ट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिलीगेशन। अब वो क्या है जिसमें एक ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं हमारे सर्टेन फंक्शंस को और हम कुछ सर्टेन रिजल्ट्स को अचीव करते हैं उसके साथ, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सेलेक्टिंग सेल्स पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसी, मेथड्स। अब हमारा जो सेल्स पर्सन है उसे सेलेक्ट करने के लिए जो कुछ भी स्टेप्स हम लेते हैं, स्टेप्स अंडरटेक करते हैं, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो वो एग्जाम्पल होता है हमारी प्रोसीजर का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पीस रेट सिस्टम इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय टेलर। अब जैसे कि हमें पता है कि टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लाई थी जिसमें हाई पीस रेट, लो पीस रेट के लिए उन्होंने डिफरेंट फॉर्मूलेज बनाए थे और अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूलाज उन्हें बेनिफिट मिलता था या फिर उन्हें कम पेमेंट मिलता था। तो टेलर जो है वो पीस रेट सिस्टम के जनरेटर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडेंटिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर इफर्ट्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट। अब एक जो आइडेंटिफाइड ग्रुप होता है पीपल का जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनके सारे एफर्ट्स किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की गोल अटेनमेंट के लिए या फिर गोल अचीवमेंट के लिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
allotment of work to each worker on the basis of the capacity of an average worker functioning in the normal working condition is social task planning, scientific task planning, not a planning, scientific organizing. अब हम जब भी अलॉटमेंट करते हैं हमारी वर्कर का और उस वर्क के लिए, और उसके लिए हम जो बेसिस अंडरटेक करते हैं वो बेसिस होती है कैपेसिटी की, तो उसमें जो एक एवरेज वर्कर फंक्शन करता है और उसके जो नॉर्मल वर्किंग फंक्शंस होते हैं उन सभी को हम बेसिस पकड़ कर उसका वर्क का अलॉटमेंट करते हैं। तो वो कौन सी प्लानिंग होती है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो वो होती है हमारी साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a system of cooperative activities of 2 or more persons is called dash department, coordination, organization, control। अब जब कोऑपरेटिव एक्टिविटी होती है 2 या ज़्यादा पर्सन्स की एक साथ, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो वो सिस्टम को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक के साथ कई इंडिविजुअल्स एक जगह आ जाते हैं और काम करते हैं किसी पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a study relating to the fixing of working hours with rest periods to recoup the energy while performing in job is called fatigue study, time study, motion study, वर्क स्टडी। अब फटीग स्टडी जो है उसमें हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि वर्कर जब भी काम कर रहा है तो वो काम करते करते थक ना जाए, और अगर वो थकता है तो उसे रेस्ट मिलनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट काम के लिए उसकी एनर्जी बूस्टअप हो जाए। तो जो एक वर्किंग सिस्टम है, उस वर्किंग सिस्टम में वर्किंग आवर्स में ही अगर हम रेस्ट टाइम को, अगर रेस्ट पीरियड को अगर फिक्स कर दें, तो हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो एनर्जी है वो एनर्जी रिकअप हो जाएंगी, और फिर से वो जब परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म विथ एनर्जी करेंगे, तो उसे कहते हैं फटीग स्टडी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर्मल अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फॉर्मल अथॉरिटी होती है वो फ्लो करती है अपवर्ड से डाउनवर्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो होता है प्लानिंग का। विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which organizational relationship gives a greater job satisfaction and results in maximum production? Formal organization, informal organization, business organization, strategic organization। अब वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप है जो हमें ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन देता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन में भी रिजल्ट करता है? तो वो होता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज 1 year, 1 month, 1 year, 2 to 5 years, 5 to 15 years। लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसे कहते हैं या फिर कितने ड्यूरेशन की होती है? तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे कि नेम डिपिक्ट करता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 15 ईयर्स के लिए जो प्लान हम करते हैं उसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट सीरीज। प्लीज़ गो थ्रू द सीरीज। सभी क्वेश्चंस को आप समझिए, सभी क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को लॉजिकली रीड कीजिए और लॉजिकली एक्सप्लेनेशन के साथ उन्हें सॉल्व कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे हमारी सेकेंड सीरीज़ में, तब तक के लिए ये फर्स्ट सीरीज़ को देखते रहिए, शेयर करती रहिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट सीरीज़। टिल देन, थैंक यू।